याद होगा आपको, जिम, टॉम और वो नया लड़का मलबे तले दब गए थे। रात को टॉम और वह लड़का राक्षसों के हाथों मारे जा चुके थे, मगर जिम किसी तरह बच गया। अगली सुबह सभी ने मिलकर उसे बाहर निकाला। जिम थोड़ा बहुत जख्मी जरूर हुआ था, मगर बाकी सब ठीक ठाक था। डेविटर भी टाउन में आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश थे। डेविटर कहती है कि जिम में काफी गहराई तक गई थी। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। अगर आपने अभी तक इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर जरूर देख लें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको आगे के पार्ट्स टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैंने देखा कि वो वायर्स किसी भी चीज के साथ अटैच नहीं है, वो बस खत्म हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि फिर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। जिम कहता है कि मुझे तुमसे और भी बातें करनी है। जिम बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर डेविटर कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं। शायद मैं उन्हें डाइनर ले जाऊं, कुछ खिलाऊं। जिम को हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना होगा। असल में उसकी रिब्स पर काफी चोट आई थी, इस वजह से उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। बस वाले लोगों ने यहाँ एक रात बिताई। कम से कम अब वो जानते हैं कि यह जगह अजीब है। कल रात कुछ लोग मारे भी जा चुके थे। वह अपना सामान बस से ले रहे थे। रेंडल नामी लड़का जो इन नए लोगों में था, वह किसी सर दर्द से कम नहीं था। वह अपनी मनमानी करता, किसी की बात नहीं मानता। इस बार भी वह अपने साथ राइफल रखने की बात कर रहा था, जो डोना अलाउ नहीं कर रही थी। दोनों का झगड़ा शुरू होने वाला था, मगर अब असली शरीफ आ चुका है। वह झगड़ा खत्म कर देता है और रेंडल से कहता है कि देखो दोस्त, मेरा यह हफ्ता बहुत खराब गया, इसलिए मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। यहाँ का रूल है कि आम लोगों के पास हथियार नहीं होना चाहिए। रेंडल पूछता है कि ये रूल किसने बनाए। बॉयड जवाब में कहता है कि मैंने। रेंडल बदतमीजी करता है कि मैं रूल नहीं मानता, जिस पर बॉयड को गुस्सा आता है और गुस्से में उसे कहता है अपना सामान लो और यह राइफल लेकर जाओ और जंगल में जहाँ रहना है रहो। जैसे रूल्स बनाने हैं बनाओ, पर अगर यहाँ हमारे छत के नीचे रहना है तो हमारे रूल्स मानने होंगे। रेंडल सोचता है और यह बात सुनकर राइफल को वो वहीं छोड़ देता है। डोना कल रात वाले हादसे के बारे में बॉयड को बता देती है कि कुछ लोग तो मेरी गलती की वजह से मारे गए, क्योंकि मैंने बस के टायर को शूट कर दिया था और वो लोग जंगल की तरफ भाग गए थे। बॉयड कहता है कि अगर तुम ऐसा ना करती तो ज्यादा लोग मारे जाते। जो भी किया तुमने ठीक किया। वह पूछती है कि जंगल में कुछ मिला तुम्हें। अब सीन शिफ्ट होता है विक्टर पर। जब वह अपने कमरे में आता है, उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि उस डैड ने उस कमरे का सत्यानाश कर दिया था। उसका बहुत सा सामान भी मिसिंग था। विक्टर एक अच्छा इंसान है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, मगर खुद भी उसे ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसके पर्सनल चीजों को टच करे। गुस्से में वह जेड के पास जाता है। जेड उस समय उसका वायलिन बजा रहा था। वायलिन असल में उसकी माँ का था। विक्टर उससे अपना वायलिन वापस ले लेता है और गुस्से में कहता है कि मेरे कमरे में दोबारा नजर मत आना। जेड थोड़ा अजीब था। वह विक्टर से माफी मांगता है और विक्टर गुस्से में वहाँ से चला गया, मगर जेड उसके पीछे आता है। उससे वह सिंबल और आदमी के बारे में पूछता है। विक्टर पहले तो उससे कोई बात नहीं करता, फिर जेड उसे वह तस्वीर भी दिखाता है, मगर विक्टर जेड से नाराज था। जेड को उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। विक्टर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। जेड को कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। अगर आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ एलिस और कैनी जंगल में गए थे। वो जानवरों के लिए एक ट्रैक सेट कर रहे थे। एलिस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक फूल तोड़ रहा था। कैनी कहता है कि यहाँ एक रॉड मिसिंग है और तभी उन्हें म्यूजिक सुनाई दिया। अब उस आवाज के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उन नए आए हुए लोगों में एक लड़की वहीं पड़ी थी जिस रॉड को कैनी ढूंढ रहा था। असल में उस रॉड को दरिंदों ने उस लड़की के आर पार कर दिया था। कल रात यह लड़की और इसका बॉयफ्रेंड एक घर में छुपे थे, मगर इन्हें राक्षसों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए इन लोगों ने दरवाजा खोल दिया था। कैनी और एलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद यह मर गई। असल में उसके फोन में म्यूजिक ऑन था। अचानक से वह लड़की होश में आती है। उसका बचना नामुमकिन था। वह दर्द से नहीं चिल्ला रही थी, वह एकदम शांत थी। उसका कहना था कि मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। एलिस कैनी को क्रिस्टी के पास भेज देता है। वह समझ गई कि मामला सीरियस है। अजीब बात यह है कि जंगल में ये लड़की कैसे आई। तो लड़की बताती है कि कल रात हम एक घर में छुपे थे, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, हमने दरवाजा खोला, वह लोग हमें जंगल में ले गए। उन्होंने मुझे यहाँ रखा और कहा कि मैं वो सब देखूं जो वो लोग मेरे बॉयफ्रेंड के साथ करने वाले हैं। उन्होंने मेरे सामने ही उसे बेदर्दी से मार डाला और मैं वो देख रही थी। ये लड़की रोने लगी। क्रिस्टी को पता था कि अगर वो रॉड को बाहर निकालेगी तो ये लड़की मारी जाएगी, अगर नहीं निकालेगी तो भी मारी जाएगी। मगर धीरे धीरे से वह एलिस और कैनी से बात करती है कि एक ही रास्ता है,
इसे शूट करने का, मगर वो लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे। वह लड़की भी जानती थी कि मैं नहीं बचने वाली। वो अपना सेल फोन मांग रही थी, कहती है कि मैं अपनी माँ को कॉल करना चाहती हूँ। क्रिस्टी उसे कहती है कि माफ करना, यहाँ कोई ऐसी सर्विस नहीं है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो हमें कह दो, हम तुम्हारा संदेश वहाँ पहुँचा देंगे कि मैं अपनी माँ से माफी मांगना चाहती हूँ। जब मैं घर से निकल रही थी मैंने उनसे झगड़ा किया, मुझे उसे गले से लगाना चाहिए था। इसके बाद वह लड़की दर्द महसूस करने लगी। अब वो शांत नहीं रहती। पास ही बॉयड अपनी पत्नी की कब्र के पास आया था। वो ये आवाजें सुनता है, इसलिए वो भी इस ओर भागता है। यह नजारा देखकर वह भी चौंक गया। कैनी और एलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए बॉयड क्रिस्टी की मदद करता है और उस रॉड को जैसे ही बॉयड बाहर निकालता है तभी उस लड़की की मौत हो जाती है। एक बात जो गौर करने वाली है, इस लड़की का नाम कैली और इसके बॉयफ्रेंड का नाम ब्राहिम था। बाद में बॉयड इस बारे में कुछ बताएगा। खैर, उस लड़की कैली की मौत हो जाती है। यह सभी के लिए दुख की बात थी। अब यहाँ एल्जिन दिखाया जाता है। फतिमा इसके साथ थी। असल में फतिमा हर नए इंसान के साथ होती है ताकि उसे इस जगह के बारे में गाइड कर सके। एल्जिन पूछता है क्या यहाँ आसपास कोई तालाब है। ये सुनकर फतिमा को हैरानी होती है। पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। जब वह उसे वहाँ ले जाती है, एल्जिन कहता है कि मैंने यह सब सपने में देखा था, इसलिए जब बस इस टाउन में दाखिल हुई मुझे मेरा सपना याद आ गया और मैं चिल्लाने लगा। वहाँ डेबिटर अपने बच्चों को डाइनर ले गई थी। वह काफी परेशान थी। वह एली से मिलती है कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और हमारा घर भी टूट चुका है। एली एक अच्छी औरत थी। वह उसे स्टोर रूम में भेज देती है कि वहाँ से अपने लिए कपड़े ले लो और आज के बाद तुम और तुम्हारा परिवार मेरे ही घर में रहेंगे। इस बात को सुनकर जिम और डेविड को बहुत खुशी होती है। जूली को लेकर वो स्टोर रूम में जाती है और अपने पसंद के कुछ कपड़े ले लेती है। वापस आते समय डेविड को दो अजीब से डरावने बच्चे नजर आए जो एक पल वहाँ थे और अगले पल गायब हो गए। जूली को थोड़ा शक हुआ। घर आने पर वह जूली को सच बता देती है कि मैंने ऐसा कुछ देखा। उस समय ईथन बाहर खेल रहा था। डेविटर उसके पास आती है और उसे कुछ बताना चाहती थी, मगर ईथन लकड़ी से टावर बना रहा था। ऐसा ही कुछ डेविटर ने उन गुफाओं में देखा था, जिससे वह उस सोच में पड़ जाती है और ठीक सामने फिर से वह दो बच्चे नजर आने लगे। डर के मारे वह ईथन को जल्दी से लेकर घर आ जाती है। क्रिस्टी बहुत उदास थी। रोते हुए वह मेरियल के पास आती है और कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि बॉयड डोना के पास आया। वह अपनी एक कहानी सुनाता है। जब वह इस जगह से बाहर था, उसके दोस्त की वहाँ मौत हुई थी। उसका नाम कैली ब्राहिम था। बॉयड कहता है कि क्या इंतफाक है कि आज जिस लड़की की मौत हुई वह भी तकरीबन मेरे हाथों। उसका नाम भी कैली और बॉयफ्रेंड का नाम ब्राहिम था। आखिर यह सब पॉसिबल कैसे है? क्या सचमुच यह डरावना सपना है? डोना पूछती है कि बताओ बॉयड, जंगल में क्या हुआ था, तुमने क्या देखा? मगर बॉयड वहाँ से बिना कुछ बताए चला जाता है। आगे देखते हैं इन लोगों के साथ क्या होता है। दोस्तों, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम 16 पार्ट के साथ। 16 पार्ट के नोटिफिकेशन मैसेज को समय पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल सके। आप सभी लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।